अगला हमारा टॉपिक है हमारी बदलती हुई पृथ्वी। हमारी बदलती हुई पृथ्वी। ठीक है, अभी पृथ्वी बदल रही है, इसके बारे में क्या है बदलती हुई पृथ्वी के बारे। तो हमने देखा था भाई कि पृथ्वी के अंदर जो गति होती है, ठीक है, का कारण होता है पिघला हुआ मैग्मा। ठीक है, तो जब कोई भी घटना होती है पृथ्वी के अंदर, जो घटना घटित होती है वो दो प्रकार के फोर्स पे डिपेंड करती है। एक तो बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्स, जिनको बोलते हैं अंतर्जनिक बल, और दूसरी होती है एक्सोजेनिक फोर्स, जिनको बोलते हैं बाह्यजनिक फोर्स। कौन सा? बाह्यजनिक और एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। अब भाई एंडोजेनिक फोर्स होंगे। एंडोजेनिक फोर्स कैसे होंगे भाई? आकस्मिक होंगे या फिर अचानक होंगे। ठीक है, अब अचानक होंगे तो कौन कौन से होंगे? जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी होता है, ये क्या होता है? एंडोजेनिक फोर्स में आते हैं, और ये सब अचानक ही होते हैं। ठीक है, एक्सोजेनिक फोर्स में आते हैं भाई कि बाहर जो फोर्स है उससे क्या होगा। ठीक है, उससे क्या होगा? जो एक्सोजेनिक फोर्स लगेंगे तो उससे क्या होगा कि जैसे कि भाई पवन, हवाएं बनेंगी, समुद्री तरंग बनेंगी, हिमनद बनेंगे। वो सब किसके कारण होते हैं? एक्सोजीनस फोर्स के कारण होते हैं। और अब हम जानते हैं कि भाई भूकंप और ज्वालामुखी आएगा तो बहुत ज़्यादा हानि होगी, मानव दुष्प्रभाव भी होंगे। ठीक है, तो ये एंडोजीनस फोर्स के कारण होते हैं। ठीक है, अब भाई हम पढ़ते हैं कि भाई, ठीक है, कि जो ज्वालामुखी होती है, ठीक है, ये भूकंप और ज्वालामुखी एक है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के प्रत्यक्ष स्रोत भी है। कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इसके क्या है? प्रत्यक्ष स्रोत भी है ये। और घनत्व, ताप, दाब और आयतन है वो अप्रत्यक्ष स्रोत है पृथ्वी की उत्पत्ति के। ठीक है, अब कोई पूछ ले कि भाई पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, उसके प्रत्यक्ष स्रोत क्या है? ठीक है, स्रोत क्या है? तो ज्वालामुखी है और भूकंप है। और अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में पूछा था तो घनत्व है, ताप है, दाब है, आयतन के, इनके बारे में पढ़ेंगे 11th की एनसीईआरटी में, बेसिक से थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, अब भूकंप क्या हो, ज्वालामुखी क्या होती है? तो भाई ज्वालामुखी क्या होती है तो हम सिंपल सा जानते हैं कि भाई ज्वालामुखी क्या है? एक भूपर्टी, ये ज्वालामुखी है तो ये भूपर्पटी है। इसका खुला हुआ छिद्र, यहाँ से अगर कुछ तरल पदार्थ निकलते हैं, जैसे मैग्मा हो गया, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इस इसको हम क्या बोलते हैं भाई? ये एक ज्वालामुखी है। अब इसमें क्या है कि भाई गैस, ये जो पदार्थ निकलेंगे इनमें गैस भी निकलेगी, राख भी निकलेगी। ठीक है, अब गैस, राख या मैग्मा जो निकलते हैं वो ये, उसको हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी बोलते हैं। अब हम सिंपल सा जानते हैं कि भाई ये तो क्या होगी? प्रॉपर्टी होगी, भूपर्पटी, जो पृथ्वी की हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, जिस पे भूपर्पटी पे महासागर, महाद्वीप वगैरह के बारे में। ठीक है, दूसरी हमने इसके अंतर में जाती थी तो मेटल देखी थी, और उसके बाद आंतरिक क्रॉड देखा था। तीन चीज़ तो देखी थी, भूपर्पटी, मेटल और क्रॉड, तीन चीज़ देखी थी। और दूसरी चीज़ है कि स्थलमंडल की चीज़ें कि स्थलमंडल में होंगी। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि भाई ये ज्वालामुखी होते हैं, इसमें क्या क्या होता है। तो अंदर की साइड तो क्या होगा? लावा। क्या होगा? लावा। ये इसका क्या है भाई? ये क्या है? ये यहाँ पे क्या है? इसका निकास बैंड। क्या है? निकास बैंड है। ठीक है, और मैग्मा कहाँ होगा? मैग्मा सबसे अंदर होगा, क्योंकि मैग्मा ही तो ऊपर जाता है, तो ऊपर जाके गैस, राख बाहर निकलती है। तो ये क्या होगा? इसका मैग्मा हो गया। ठीक है, अब भाई ये मैग्मा हो गया तो ये ज्वालामुखी के बारे में हो गया। ज्वालामुखी के बारे में 11th में पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो वहाँ आप हम पढ़िए, बेसिक समझ लेते हैं ज्वालामुखी क्या होता है। ठीक है, ठीक है, अब दूसरा देखते हैं भूकंप। भूकंप भूकंप किससे होगा भाई? प्लेटों के टकराने से होगा। किससे होगा? प्लेटों के टकराने से। तो स्थल मंडल की प्लेटें जब आपस में टकराएंगी ना, तो क्या क्या होगा? क्या आएगा? भूकंप आएगा। ठीक है, अब भूकंप, तो भूकंप में क्या होगा? कंपन होगा, और कंपन जहाँ से ओरिजिन होता है ना, उसका हम बोलते हैं उद्गम केंद्र।
ठीक है, ठीक है, उद्गम केंद्र, ठीक है। और इस उद्गम केंद्र के निकटतम स्थान को हम क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। तो हम देखते हैं जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे भूकंप की तीव्रता कम होती जाती है। दूरी बढ़ेगी तो भूकंप की तीव्रता कम होती जाएगी, ठीक है। तो हम ये मानते हैं अधिक मतलब कि भूकंप की तीव्रता कम होती जाएगी, तो हम मान सकते हैं कि अधिकेंद्र और अधिकेंद्र के पास वाले उद्गम वाले केंद्र पर सबसे ज़्यादा हानि होती है, क्योंकि भाई यहीं सबसे ज़्यादा कंपन होगा, तो सबसे ज़्यादा हानि कहाँ होगी? यहीं पे होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं अधिकेंद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो क्या होती जाएगी? उसकी तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे प्लेटें कैसे सरकती हैं, वो सब 11वीं की एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिख है। अब आगे ऐसे भी है कि भूकंप की तरंगे क्या? भूकंप तरंगे तो ये दो प्रकार की होती है, एक तो कायिक तरंगे होती हैं, ठीक है। कायिक तरंगे होती हैं और एक प्रकार की और तरंगे होती हैं, ठीक है, जिनको पी और एस तरंगे बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। कायिक नहीं, इनको दो भागों में बांटा है कि भाई एल और आर, ठीक है। और कायिक तरंगे, जो कायिक तरंगे होती है ना, उनको हम पी और एस के रूप में विभक्त किया है। अब पी तरंगे होती है ना, इनकी तीव्रता कम होती है, ठीक है, गति सर्वाधिक होती है, ध्वनि तरंगे होती है ये, और अनुप्रस्थ तरंगे होती है, और ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, ठीक है। ये है एल आर, इनके बारे में हम 11वीं में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें भी लिख रहा हुआ है कि भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है। अब आप सिंपल सी बात है कि भूकंप आएगा तो क्या होगा कि भाई जान माल का नुकसान होगा, माल का नुकसान होगा, इमारतें गिर सकती हैं, ठीक है। और ठीक है, अब भूकंप की भविष्यवाणी तो संभव नहीं है, लेकिन हम कुछ चीज़ों से भूकंप का ये लगा सकते हैं पता। जैसे जानवरों का व्यवहार का अगर अध्ययन करें तो हम भूकंप का पता लगा सकते हैं। भूकंप का पता कैसे लगा सकते हैं? जानवरों के व्यवहार के अध्ययन करने से, तालाब में मछलियों की उत्तेजना से, तालाब में मछलियों की उत्तेजना से हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई भूकंप आने वाला है। या सांपों का धरातल पे आना, सांपों का धरातल पे आना, ठीक है। ये सब देख के हम ये बता सकते हैं कि भाई कि अब भूकंप आ सकता है, ये भूकंप की संभावना के स्रोत है, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन यहाँ ये अनुमान है कि अगर सांप अपने बिलों से बाहर आ रहे हैं, जानवरों का व्यवहार अगर हम ठीक से स्टडी कर दें, या तालाब में मछलियाँ अगर बाहर आ रही है, तो हम ये मान सकते हैं कि भूकंप की संभावना है, कि भूकंप आ सकता है, ठीक है। अब हम पता है कि भाई भूकंप को किससे नापा जाता है, तो भू भूकंप लेखी होता है जिसको हम सिस्मोग्राफ बोलते हैं, उससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। और भूकंप की तीव्रता के बारे में ऐसा बोलते हैं कि भाई 2 पॉइंट तक तीव्रता होती है तो कोई ख़राब नहीं होता, ठीक है। और अगर भूकंप की तीव्रता 5 तक है तो कुछ मतलब वस्तुओं की गिरने की क्षति पहुंचा सकता है, लेकिन अगर भूकंप की तीव्रता 6 से ज़्यादा है तो हम भूकंप को शक्तिशाली मानते हैं और मतलब विनाश कर देता है, ऐसा भूकंप आता है। अब इसके बचाव के उपाय दे रखे, तो बचाव के उपाय है सिंपल है कि हम जो भी रसोई है, मेज है, उनके अंदरूनी किनारे में छिपे, और जैसे कि भाई आग वाले स्थान है या चिमनी के आसपास है या तारों हैं उनसे दूर रहें, तारें जो लाइट की तार है उनसे दूर रहें, ठीक है। ये हो गया भाई, हमने ये क्या देखा? ये हमने देखा अंतर्जनिक फोर्स, एंडोजिनक फोर्स के कारण जो हमारी घटनाएं घट रही हैं, भूकंप और ज्वालामुखी, इनके बारे में हम पढ़ा। भूकंप ये है और भाई ज्वालामुखी ये है। तो अगली वीडियो में हम देखते हैं कि एंडोजेनिक फोर्स या एक्सोजेनिक, एंडोजेनिक फोर्स के बारे में तो हम पढ़ा कि ये प्रत्यक्ष मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति के पृथक स्रोत भी है भूकंप और ज्वालामुखी, ठीक है। इनके बारे में हमने पढ़ा कि भाई ज्वालामुखी क्या होती है और भूकंप क्या होते हैं, भूकंप की तीव्रता क्या क्या होती है, भूकंप की मतलब जहाँ से कंपन स्टार्ट होता है उसको उद्गम केंद्र, उसके पास वाले को अधिकेंद्र कहते हैं, और अधिकेंद्र के बाद भूकंप की तीव्रता कम होती जाती है। भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती है, पी होती है, एस होती है, और एक प्रकार की एल और पी एस
और ठीक है, पी एस और क्या होती है, एल आर होती है। 3 प्रकार की तरंगें होती हैं, ठीक है, एल, ठीक है, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे, ठीक है। 3 प्रकार की तरंगें होती है, क्योंकि 8 तरंगे हमें ये आ जाती हैं, ठीक है, पी और एस, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी हो तो दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू।